अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पढ़ा। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है बायो एनर्जेटिक्स का इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो ये हमने क्लास 11 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट कर दिया है बायो एनर्जेटिक्स। तो आज हम थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे और उसके बाद हम वन बाय वन इसके सारे लेक्चर्स यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है ना। तो अगर हम बात करें बायो एनर्जेटिक्स, तो व्हाट इज़ बायो एनर्जेटिक्स? ठीक है ना। तो एनर्जी फ्लो और एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होती है उसको आप बायो एनर्जेटिक्स का नाम देते हो। ठीक है ना। तो ये स्टडी होती है जिसपे आप जो है वो एनर्जी के फ्लो को, एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन की क्वांटिटी को देख सकते हो। ठीक है ना। और उनके दरमियान रिलेशनशिप को, एनर्जीज के दरमियान में रिलेशनशिप और एनर्जी कन्वर्जन को स्टडी कर सकते हो। तो इस सारे प्रोसेस को जो है वो कलेक्टिवली आप क्या नाम देते हो? बायो एनर्जेटिक्स के लिविंग ऑर्गेनिजम्स के दरमियान एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, बायो मीन लिविंग एंड एनर्जेटिक्स एनर्जी। ठीक है, एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन, एनर्जी का फ्लो, एनर्जी की क्वांटिटी, एनर्जी का रिलेशनशिप, सबको स्टडी करना क्या है? बायो एनर्जेटिक्स। तो क्या कहते हैं कि हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, वी नीड एनर्जी। ठीक है, ऑल ऑर्गेनिजम्स नीड एनर्जी। ठीक है, खुद को अलाइव रखने के लिए, अपने फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए सारे ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी की ज़रूरत होती है। ऑल ऑर्गेनिजम्स नीड एनर्जी। ठीक है ना। तो वो कहता है कि सारी लाइफ जो अर्थ पे है ना, वो क्या होती है? वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो होती है वो सोलर एनर्जी ऑब्टेन करती है। अगर हम बात करें डायरेक्टली, ठीक है ना, तो डायरेक्टली कौन ऑब्टेन करते हैं? प्लांट्स। ठीक है, प्लांट्स डायरेक्टली उस सोलर एनर्जी को यूज़ करते हैं। ठीक है, अपने मेटाबॉलिज्म के लिए, और उसको कन्वर्ट कर देते हैं किसके अंदर? फूड के अंदर, सच एज शुगर, यानी कि ग्लूकोज बना देते हैं। ठीक है ना। उसको एनर्जी को, इस जो हमारे पास लाइट एनर्जी है इसको कन्वर्ट कर देते हैं किसमें? केमिकल एनर्जी में। ठीक है, जो कि फूड है। ठीक है ना। तो जिस तरह शुगर वगैरह, तो प्लांट्स का जो क्लोरोप्लास्ट होता है, ये प्लांट्स होते हैं इनका क्लोरोप्लास्ट। प्लांट का क्लोरोप्लास्ट जो होता है ये क्या करता है? ये कैप्चर करता है लाइट एनर्जी को। दिस क्लोरोप्लास्ट विल कैप्चर लाइट एनर्जी। ठीक है, लाइट एनर्जी को ये कैप्चर करेगा। ठीक है, इस लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर देगा केमिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी कौन सी है? फूड। ठीक है, और इसको शुगर की फॉर्म में स्टोर कर देगा। ठीक है, और दूसरे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को जो है उसकी फॉर्म में इसको स्टोर कर लेगा। ठीक है ना, जो क्लोरोप्लास्ट होगा। क्लियर? कहते हैं कि ऑर्गेनिजम्स जिस तरह लिविंग जो अर्थ के ऊपर फोटोसिंथेसिस, पी फॉर फोटोसिंथेसिस बढ़ रही है, इस तरह ही, क्योंकि हमें पता है फोटोसिंथेसिस में क्या होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मिलके क्या बनाते हैं? ग्लूकोज। ठीक है, प्लस ऑक्सीजन इवॉल्व करवाई जाती है और वाटर। ठीक है, तो ऑक्सीजन जो यहाँ से निकल रही है, या फोटोसिंथेसिस के अमल से निकल रही है। ठीक है, तो वो कहता है जिस तरह जो है अर्थ के ऊपर फोटोसिंथेसिस बढ़ रही है, तो ऑक्सीजन ऑफ कोर्स ज़्यादा फोटोसिंथेसिस, ज़्यादा ग्लूकोज, ज़्यादा ऑक्सीजन इवॉल्व होगी, तो ज़्यादा ऑक्सीजन इवॉल्व हो रही है। ठीक है ना, एटमोसफेयर में। तो इस फ्री ऑक्सीजन की वजह से एक प्रोसेस जो है उसके अंदर जो वो हमारे वजूद में आया, वो कौन सा था? रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का ऐसा अमल है जिसमें ऑक्सीजन का यूज़ किया जाता है इस ग्लूकोज को तोड़ने के लिए, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, इसमें रेस्पिरेशन की अगर मैं फार्मूला यहाँ पे लिखूँ तो वो होता है C6H12O6 प्लस O2। ठीक है, O2 प्लस तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, मतलब इस ग्लूकोज को तोड़ के दोबारा इस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अंदर कन्वर्ट करवाने के प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। कह सकते हो कि आप फोटोसिंथेसिस का उलट जो है वो क्या है? वो हमारे पास है रेस्पिरेशन। तो अगर ज़्यादा ऑक्सीजन होगी तो क्या हुआ? इस जो ग्लूकोज फोटोसिंथेसिस के अमल में बनी थी, इसको तोड़ने के लिए ज़्यादा हमारे पास चांसेस होंगे, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा है तो ग्लूकोज ज़्यादा से ज़्यादा तोड़ी जा सकेगी। ठीक है, तो इस तरह हम कह सकते हैं कि अगर फोटोसिंथेसिस बढ़ रही है, ऑक्सीजन ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है, तो रेस्पिरेशन भी बढ़ेगी, क्योंकि रेस्पिरेशन तभी बढ़ेगी जब ज़्यादा ऑक्सीजन होगी, और ज़्यादा ऑक्सीजन तभी होगी जब फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगी। ठीक है, इसलिए ये एक दूसरे के साथ काफ़ी ज़्यादा लिंक्ड प्रोसेस है। ठीक है, और उसके अलावा क्या है? जब रेस्पिरेशन के अमल में होता क्या है? फ़ायदा क्या है इस ग्लूकोज को तोड़ने का? ठीक है ना, यहाँ तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिला के फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज बनने का फ़ायदा मिल रहा था, लेकिन रेस्पिरेशन में क्या फ़ायदा हुआ ग्लूकोज को तोड़ने का? तो वो है एनर्जी, कि जब ये ग्लूकोज तोड़ता है, ग्लूकोज के बॉन्ड्स टूटते हैं, वहाँ से एनर्जी
एनर्जी रिलीज होती है, इस रिलीज एनर्जी को बॉडी अपने अंदर स्टोर कर लेती है और बाद में डिफरेंट प्रोसेसेस में इसको इस्तेमाल करती है। किस तरह स्टोर करेगी, ये रेस्पिरेशन का अमल हुआ, ग्लूकोज टूटा तो यहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस हुई, जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई उसको बॉडी ने क्या किया, इसको इसने स्टोर कर दिया, ठीक है, एटीपी की फॉर्म में इसको स्टोर कर दिया गया, ठीक है। पहले था बॉडी के पास ये न्यूक्लियोसाइड, ठीक है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, ठीक है, जो कि न्यूक्लियोसाइड है, ठीक है। तो बॉडी ने क्या किया, इसने इसके साथ एक फॉस्फेट को लिंक किया बाय यूजिंग दिस एनर्जी। जब इस फॉस्फेट को इसे एडीपी के साथ लिंक किया गया तो उसको कन्वर्ट कर दिया गया एटीपी, जो क्या है, जो काफ़ी मेजर एनर्जी करेंसी, स्टेबल एनर्जी करेंसी है, जिसको बॉडी कभी भी यूज़ कर सकती है। इसको एटीपी को तोड़ के ये एडीपी और जब पी बना के इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज करवा के, ठीक है, बॉडी कभी भी इसको तोड़ के अपनी एनर्जी दोबारा जो है इसने स्टोर की थी इस फॉर्म में, इसको यूज़ कर सकती है, अपने डिफरेंट मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में यूज़ कर सकती है, ठीक है। तो वो कहता है कि एटीपी ना जो एक केमिकल लिंक है बिटवीन कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। तो आपको पता है कैटाबॉलिज्म क्या है। कैटाबॉलिज्म एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बॉडी जो है वो लार्ज मॉलिक्यूल को स्मॉल वन में तोड़ती है। जब इस लार्ज मॉलिक्यूल को स्मॉल वन में तोड़ती है तो वहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है। जब एनर्जी रिलीज होती है इस एनर्जी को यूज़ किया जाता है एनाबॉलिज्म में। एनाबॉलिज्म क्या है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को मिला के एक लार्ज वन बनाना। तो लार्ज वन को तोड़ा, छोटे बने, ठीक है, मॉलिक्यूल्स, एनर्जी रिलीज हुई, ठीक है, फिर इस एनर्जी को यूज़ किया गया जो छोटे मॉलिक्यूल है उनसे एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाने में। तो एक केमिकल लिंक है बिटवीन जो है कैटाबॉलिज्म एज वेल एज एनाबॉलिज्म। क्लियर। तो नेक्स्ट इसी को कंटिन्यू हम लोग रखते हैं। यहाँ पे हम बात करते हैं इसी को कंटिन्यू रखते हुए कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो होता है ना, ये बायोएनर्जेटिक्स में बहुत ज़्यादा काम का प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेसिस से हो रही है, बन रही है ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है, फूड है, ठीक है, प्लांट यूज़ कर रहा है। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस में प्लांट सनलाइट को कैप्चर करता है, ठीक है, और क्लोरोफिल की मौजूदगी में बनाता है ग्लूकोज, ठीक है। इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे किस तरह सनलाइट को कैप्चर किया, क्या क्या प्रोसेसेस हुए। ये मैं थोड़ा ओवरव्यू दे रही हूँ आपको बायोएनर्जेटिक्स का, ठीक है। तो ग्लूकोज जब बना, ग्लूकोज के बाद इस ग्लूकोज की हुई ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इज कॉल्ड एज दी ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस हुई है, वो ग्लूकोज को तोड़ा गया है। उसके बाद ये प्रोसेस किया है रेस्पिरेशन में, ठीक है। तो रेस्पिरेशन का पहला स्टेप होता है ग्लाइकोलाइसिस, जो कि ऑक्सीजन अगर होगा फिर भी ये हो जाएगा और ऑक्सीजन नहीं होगा फिर भी ये हो जाएगा। लेकिन उसके बाद जो है वो डिफरेंट प्रोसेसेस होंगे। अगर नेक्स्ट ऑक्सीजन मौजूद होगा तो चलेगी हमारे पास रेस्पिरेशन, और अगर ना होगा तो चलेगी फर्मेंटेशन, ठीक है। लैक्टिक एसिड और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन जिसके अंदर आ जाते हैं, ठीक है ना। तो क्या होता है कि रेस्पिरेशन नॉर्मल प्रोसेसेस में क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस के बाद क्रब साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती है, ठीक है, जिसको आप रेस्पिरेशन कह रहे हो, ठीक है ना, सेलुलर रेस्पिरेशन। तो इसके बाद क्या होगा, इस रेस्पिरेशन के बाद एनर्जी प्रोड्यूस होगी, ठीक है, बॉडी एनर्जी प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। तो स्टोर्ड कर दिया जाता है मॉलिक्यूल्स में, ठीक है, एटीपी वगैरह की फॉर्म में, ताकि बॉडी को नेक्स्ट जो है वो डिफरेंट एनर्जी को डिफरेंट प्रोसेसेस में यूज़ किया जा सके, ठीक है ना। फोटोसिंथेसिस कार्बोहाइड्रेट सबस्ट्रेट प्रोवाइड कर रही है विच इज़ ए ग्लूकोज, ठीक है, और ये कार्बोहाइड्रेट सबस्ट्रेट नेक्स्ट जा रहा है ग्लाइकोलाइसिस में ये टूटता है और नेक्स्ट चल रही है रेस्पिरेशन। तो फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन इस तरह लिंक्ड है, ठीक है। रेस्पिरेशन होगी तो एनर्जी बनेगी तो क्या होगा, बॉडी अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकेगा, ठीक है। तो इस तरह जो है वो फोटोसिंथेसिस है एक एनर्जी कैप्चरिंग और रेस्पिरेशन है एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस। तो व्हाट इज एनर्जी कैप्चरिंग प्रोसेस? फोटोसिंथेसिस इज द एनर्जी कैप्चरिंग प्रोसेस, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, फोटोसिंथेसिस इज एनर्जी कैप्चरिंग प्रोसेस, ठीक है। और अगर हम बात करें रेस्पिरेशन की तो रेस्पिरेशन इज एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस, ठीक है। क्लियर। तो आई होप सो कि आपको बायोएनर्जेटिक्स की इंट्रोडक्शन की समझ लगी होगी, लेकिन किसी भी किस्म की कंफ्यूजन कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।